सो मैं प्रियंका लाइफ टाइम से, और आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष शर्मा जो अपनी वनवास मूवी को दिल्ली में प्रमोट कर रहे हैं। और जो नहीं जानते उन्हें बता दें, उत्कर्ष वही हैं जिन्होंने एक बहुत ही फेमस रोल प्ले किया है जीते गदर मूवी में। सो वेलकम टू लाइफ टाइम्स उत्कर्ष। उत्कर्ष प्लीज़ बताइए अपनी मूवी के बारे में थोड़ा सा। जी, पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया, और दूसरी बात ये कि ये जो फिल्म है वनवास, ये बहुत ही ख़ास फिल्म है। इसमें एक बहुत ही गहरी सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, बहुत ही एंटरटेनिंग और लाइट वे में। फिर भी जब पिक्चर का जॉनर हम ट्रेजिक कॉमेडी मानते हैं, तो जब जब इसमें इमोशन का बवंडर आता है तो आपके दिल में जो महसूस होगा वो टैगलाइन से देख जी अपने ही देते हैं अपनों को वनवास, लाइन में ही इमोशन है। तो ये फिल्म एक इमोशंस का गदर है, और ह्यूमर और उन सब के साथ एक बहुत अच्छा कलर है इस फिल्म में, जो बच्चे बूढ़े सबको लुभाएगा। उत्कर्ष, जितना मैं रिलेट कर पाई हूँ आपका ट्रेलर देख के और ये टैगलाइन से, आप नहीं देते हैं अपनों को वनवास, ये एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी लग रही है। बिल्कुल, जहाँ पे बच्चे ही अपने पेरेंट्स को कहीं से आप कह सकते हैं दुख दे रहे हैं। या एक मूवी और थी अमिताभ बच्चन जी की वागबान, उसमें भी कुछ ऐसा ही था क्या? ये मूवी और वो मूवी में कुछ रिलेशन है? डेफिनेटली फिल्म का एक जो कोर रीज़न है बनने का, वो सोशल इशू है जो आज हम ओल्ड एज अबैंडनमेंट देखते हैं। उस इशू को हमने बहुत एंटरटेनिंग वे में पेश किया है, उसकी गहराई बरकरार रखते हुए। ये जो सब्जेक्ट जब आई थिंक डैड ने कहानी या न्यूज़पेपर से ही देखी थी, और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे समाज का। एक फैमिली ओरिएंटेड नेशन है हम, और हम अक्सर वही लोग हैं जो अपने बच्चों को, अपने पीयर्स को रामायण महाभारत की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो कोट करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी हिट फिल्में फैमिली फिल्म्स रही हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 2024 में भी, जहाँ आदमी इतना मॉडर्न हो गया, आज उसके पास सारी दुनिया उसके फ़ोन पे आ चुकी है, तो वो अपनी माता पिता की ज़रूरत और जो बेसिक सिविक सेंस आप कह लीजिए या बेसिक ह्यूमैनिटी कह लीजिए, वो भूलता जा रहा है। वो दुनिया से तो अटैच हो चुका है, बट जिन्होंने उससे पैदा किया उससे डिटैच हो चुका है। तो ये हाईलाइट करना आज के समाज में बहुत ज़रूरी है। जब भी सोसाइटी अपने कोर वैल्यूज से दूर जाती है, फिल्म मेकर्स और एक्टर्स और बाकी सबका काम है, कर्तव्य है कि आप ऐसी फिल्में लाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स लाएं। सोशल मैसेज की बात कर रहे हैं? सोशल मैसेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे सब्जेक्ट्स लाएं जो एक एंटरटेनिंग वे में बहुत कुछ कह जाए। जैसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है 3 इडियट्स, जो पढ़ाई में, उस टाइम हम भी स्टूडेंट थे, तो उसमें जो पढ़ाई में बेमतलब का रट्टा मार, ये कर, मार्क्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पैशन को सैक्रिफाइस करके आप दूसरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो फिल्म ने बहुत कुछ कह दिया था इसके बारे में। सोसाइटी में क्या जो अंधी रेस चली हुई है उसके बारे में बहुत कुछ कह दिया था इन एन एंटरटेनिंग वे। कंपटीशन, जी, कंपटीशन। अगेन दिस फिल्म ऑल्सो इन एन एंटरटेनिंग वे इज हाईलाइटिंग अ वेरी बिग इशू, एंड प्लस दिस इज़ अ फिल्म फॉर एवरीवन। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मूवी वैसी है कि जहां हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निसंकोच आप बैठ के देख सकते हैं। ये वन ऑफ दोज फिल्म्स है जो मैं पर्सनली एज एन ऑडियंस, जब मैं थिएटर जाता था, जहाँ माँ बाप हमें ले जाते थे, मम्मी पापा, और हम बस एंटरटेन होके, थोड़े इमोशनल होके, और सब पूरी थाली का मज़ा उठा के जब वापस आते थे, तो उससे अच्छी मेमोरी बना के आते थे थिएटर से। तो ये कुछ वैसी ही फिल्म है। उत्कर्ष, क्या आप यहाँ पे इस मूवी में नाना पाटेकर जी को किसी तरह की मदद कर रहे हैं कि अपनी फैमिली से रिलेट कर पाएँ दोबारा? ऐसा कुछ है इस मूवी में? देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है वो 2 धारी तलवार है। वो वो किस पक्ष में है, क्या पक्ष में है, वो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं कह सकता। थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि क्या है आपका मूवी तो में? मेरे किरदार का नाम है वीरू भैया वॉलंटियर, और वो एक रंगीन मिजाज का कैरेक्टर है। लाउड कह सकते हैं? लाउड कह सकते हैं,
बट क्योंकि उसने ज़िंदगी इतनी देखी है, इतना घाट घाट का पानी पिया है, इतने लोगों को घाट घाट का पानी पिलाया है, और पॉकेट मार है बाय नेचर, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ही डजेंट हैव एनीथिंग, उसके महादेव के आशीर्वाद के अलावा उसके पास कुछ नहीं। नो फैमिली एट ऑल। दैट यू विल सी इन द फिल्म, आई वोंट रिवील एनीथिंग, बट he is a character that has been created by society, and which is why he had no one to share his pain with, no one to really guide him. So he is a product of society and he is living in this, and कैसे इन दोनों characters की life एक साथ हो जाती है, that is the mystery. Is he doing for good intentions, bad intentions? Is the kind of is the hook point of the film. तो उत्कर्ष, नाना पाटेकर जी जाने जाते हैं इंटेंस रोल्स के लिए जी, राइट। कैसे रहा आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? वो जितना इंटेंसिटी कैमरे पे दिखाते हैं उतने ही सिंपल और उतने ही मजाकिया ऑफसेट हैं। वो बहुत यूनिक ह्यूमन बीइंग मैंने पाए जो अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाते हैं। आर्मी में रह चुके हैं तो वो टाइम की पाबंदी है उनमें, पंक्चुअल है, बहुत पंक्चुअल है। वो टाइम से 1-2 मिनट पहले ही आ जाते हैं। और हमारी फिल्म लाइन में अक्सर क्या होता है कि हम थोड़ा एक्टर्स जो यूजुअली होते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से सेट पे आते हैं, ना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के टाइम के हिसाब से। नाना सर वैसे नहीं है। नाना सर वक्त के बहुत पाबंद हैं, अपने काम के बहुत पाबंद हैं, अपनी सारी प्रिपरेशन बिफोर गोइंग ऑन सेट कर लेते हैं, जिससे सेट पे किसी को दिक्कत ना हो, कैमरा वाले को दिक्कत ना हो। अगर एक्टर ने लाइन ही नहीं की है और कैमरा वाले की लाइट जा रही है तो उसका काम भी ख़राब हो रहा है उसकी वजह से। तो एज एन एक्टर वो हाईली डेडिकेटेड और प्रोफेशनल हैं। वो अच्छी चीज़ है उनके लिए जो खुद प्रोफेशनल हैं। ऑपोजिट जैसे मैं काफ़ी कॉशियस था और मैं खुद जी, बट मैं भी क्योंकि थिएटर कर चुका, आई नो कि वो किस माइंडसेट से आ रहे हैं सेट पे। ही एक्सपेक्ट्स टू गेट दैट रिस्पेक्ट फॉर जो भी इमोशन वो अंदर होल्ड किए हैं, कि मैं एज अ को एक्टर वो रिस्पेक्ट दूँ, मैं भी अपना प्रिपरेशन करके आऊँ। और जो प्रोफेशनल नहीं है उसको तो डांट पड़नी है। उनका फेमस डायलॉग है ना, पहले लात फिर बात फिर मुलाकात। तो उत्कर्ष, आपका गदर 1 में एक बहुत ही फेमस डायलॉग था 7 साल के बच्चे का, मैं भी जावांगा जी। यहाँ कौन सा फेमस डायलॉग है आपका इस मूवी में? इसमें है जो अभी आजकल मीम पे भी चल रहा है, नो फियर बीरू वॉलंटियर इज हियर। अच्छा। जगत समस्या समाधान सर्वोत्तम निदान। इसकी शूटिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ज़्यादातर बनारस में हुई है जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बनारस और बनारस के लोगों के साथ? बनारस मैं पहली बार गया इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म मैंने जब सुनी थी तो मेरे लिए ऐसा था कि ये जो यंग वाला कैरेक्टर है कहाँ पे फिट होगा, इसकी दुनिया क्या है। कहानी मुझे अच्छी लगी थी। मैंने राइटर्स को ये कहा था कि भाई मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, बट ये जो कैरेक्टर और ये जो इनकाउंटर है ये बहुत एंटरटेनिंग वे में करना, क्योंकि पिक्चर हमें सारी ऑडियंस को टारगेट करना है। और आई थिंक कॉमेडी भी एक रस है, हास्य रस, वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है और मुझे भी मज़ा आता है देखने में। तो राइटर्स ने बनारस की सेटिंग की जो ना सिर्फ बहुत रंगीन है बट बहुत सिंबॉलिक भी है। वहाँ जीवन मरण एक ही घाट पे होता है जी। तो ये सेटिंग बहुत नेचुरल थी, सिंबॉलिक एंड वेरी एंटरटेनिंग। आई फाउंड बनारस टू बी वेरी पीसफुल। वहाँ के लोग भी जो हैं बहुत मददगार हैं। हमारी शूटिंग इतनी आसानी से हो ही नहीं पाती। खाना बहुत लजीज है। और अभी तो हम प्रमोशन से जस्ट आए हैं तो इस बार हमने मेक श्योर किया कि जो भी कुछ मिस आउट हो गया था सब हम खा लें। वहाँ की मलाइयो अभी सीज़न है तो उसका मज़ा उठाया। उससे ज़्यादा जो घाट पे जो एहसास है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल जगह देखी हैं, रहा हूँ, बट मुझे बनारस जैसा एहसास कहीं नहीं हुआ। पीस, हाँ, वो शांति नहीं महसूस होती। लोग अपनी चीज़ें कर रहे हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं और आप और गंगा मैया हैं, बस एकांत
जो महसूस होता है एक वनवासी की तरह। उनकी जो अगर आपको उनकी भाषा अगर आप बता पाएं कुछ, अगर अपने अंदाज में बोल के दिखा पाए, आप रहे भी हैं वहाँ शूटिंग के लिए, कुछ अंदाज अगर उनका बोल पाए तो। वहाँ की एक कहावत है जो मैंने वहाँ के गाइड्स से ही सीखी थी कि काशी कभू ना छोड़िए बाबा विश्वनाथ का धाम, मौले पर गंगा मिले जियते लंगड़ा आम। इसका मतलब समझ ही गई होंगी कि मरते वक्त आपको गंगा मिलती है और जीते वक्त लंगड़ा आम मिलता है। तो रस ही रस है बनारस में, जीवन के सारे रस हैं। और ये चीज़ मुझे लोगों में बड़ी अच्छी लगी, जिस खुशी से उल्लास से वो जीवन का वर्णन करते हैं वहाँ पे। जो गाइड भी है, जब अगर वो आपको बुद्ध स्तूप दिखा रहा है तो वो जिस एक्साइटमेंट से आपको बताता है, वो चीज़ आपको एक्साइटिंग लगे या ना लगे वो उसके कहने और उसके बोलने में बहुत एक्साइटमेंट है जो आपको एकदम हुक करके रखता है। अंदाज ऐसा है जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता वो मैंने कोशिश की है फिल्म में करने की। आपको देख के लग रहा है कि आपने काफ़ी एंजॉय किया है वहाँ। जी जी। आपने एक्शन गदर में देखा, रोम कॉम आई थिंक जीनियस में यू हैव प्लेड। हाँ, रोम कॉम थ्रिलर थी वो। रोम कॉम थ्रिलर। अब यहाँ पे आप कॉमेडी कर रहे हैं जी। क्या एंजॉय किया सबसे ज़्यादा? मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है पर्सनली, देखनी भी और करने में भी बहुत मज़ा आता है। क्यों आप ऑडियंस से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उस टाइम? नॉट नेसेसरीली। चार्ली चैपलिन सर जो हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने उनकी फिल्में बहुत देखी हैं, बिना कुछ कहे वो इतना हंसा देते हैं आपको। और मैं अक्सर जब भी कभी घर पे लगाता हूँ तो घर पे भी जो हमारे काम करते हैं लड़के वगैरह, वो भी हुक हो जाते हैं। आज भी 1920 1935 की फिल्में जो हैं उनको देख के हुक हो जाते हैं। और कॉमेडी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। मैं जब यूएस में था, मैं इम्प्रोव ग्रुप में भी था, थोड़ा बहुत करता था। तो वो आप हमेशा आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है कॉमेडी में, आपको हमेशा ऑन योर टोज़ रहना पड़ता है। स्पेशली जब नाना सर और राजपाल सर जैसे जो एक्टर्स हैं आपके सामने हो, तो आपको पता नहीं वो किस मोमेंट पे क्या कर देंगे। पर नाना पाटेकर जी अगर हमें ट्रेलर में देखें तो काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, मतलब वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जी, ट्रेलर में हम कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं और कई बार हम मिस डायरेक्ट भी करते हैं आपको ट्रेलर में पर्पसली। तो हालांकि हमने आपको काफ़ी रंग बिरंगी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है ट्रेलर में। इमोशन जो कोर है इस फिल्म का वो परोसा है, बट नाना सर का जो कैरेक्टर है, जो उनका फैंडम है, वो सारी चीज़ें आपको फिल्म में देखने मिलेंगी। हमारे टीज़र में हमने एक डायलॉग ज़रूर छोड़ा था, नाना सर जिस अंदाज में, जिसके लिए वो फेमस है, वो रखें। फिल्म में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो जिसके लिए नाना सर जाने जाते हैं वो भी देखेंगी। उत्कर्ष, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं आपके लिए? आपने बागबान देखी, हम लोगों ने, अब हम वनवास देखने वाले हैं। क्या रिलेशन है आपका अपने पेरेंट्स के साथ? बिकॉज आप यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि एकदम फैमिली, आप कह रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड मूवी है जी। तो कैसा रिलेशन शेयर करते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ? देखिए, पेरेंट्स के साथ मैं अगर फैमिली वैल्यू की बात करूँ तो वो अल्टीमेट चीज़ है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। वो इकलौती चीज़ है, आपकी फैमिली, आपकी बहन, आपके माँ बाप, वो वही चीज़ है जो आपके नसीब में लिखा रहता है। बाकी आप सब बनाते हैं, घर, गाड़ी, दौलत सब आप बनाते हैं, और वो सब चीज़ें आपके एंड में लाइफ में रहेंगी भी, काम आएंगी या नहीं, और रिप्लेसेबल थिंग्स हैं। पेरेंट्स आर नॉट रिप्लेसेबल, योर सिबलिंग्स आर नॉट रिप्लेसेबल, दे आर द वन हु नो एवरीथिंग अबाउट यू। एक एक चीज़ उनको पता है आपके बारे में, आपको उनकी एक एक चीज़ पता है। तो और वो सब आपके लिमिटेड टाइम के लिए, वो हमेशा नहीं रहेंगे। बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जो शायद अपने पेरेंट्स की एंड ऑफ द लाइफ, अपनी लाइफ के एंड तक अपने पेरेंट्स की लाइफ का सहारा बन पाते हैं। तो ये एक अंदरूनी इमोशन है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं बिना उनके कुछ कहे। ऐसी फिल्में जो हैं ये डेफिनेटली उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपने पेरेंट्स पे कुछ अत्याचार किया है या उनको कुछ परेशान किया है। ऑब्वियसली सोसाइटी में 70 to 90% लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स का केयर करते हैं, तभी सोसाइटी का एक फैब्रिक मेंटेन्ड है। बट जैसे जैसे समय गुजर रहा है, लोगों के पास समय नहीं है, लोग फास्ट पेस लाइफ में, लोग सोशल मीडिया ये वो के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में
जो रियल चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये फिल्म जो है ये आपको वापस वो जो आपके आंखों पे धूल आ गई है उसे हटाएगी। और ज़्यादातर लोग, मैं फैमिली से क्लोज हूँ, अगर मैं ऐसी फिल्म देखूंगा तो मेरा मन करता है कि मैं अपने माँ बाप को गले लगाऊं। तो आप थिएटर में लोगों को इमोशनल करने वाले हैं। जी, हंसाते हंसाते कब हम खंजर घुसा देंगे आपको पता नहीं लगेगा। और डेफिनेटली ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको एहसास दिलाएगी कि कितना समय हो गया कि मैंने अपने पापा के गाल नहीं चूमे, कितना समय हो गया कि मैंने उनको गले नहीं लगाया। तो डेफिनेटली ये फीलिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं विद इन द फैमिलीज, नॉट जस्ट कि नॉट अ लेक्चर कि आपको ऐसे बनना है, आपको वैसे बनना है, बट इमोशनल अवेकनिंग। उत्कर्ष जब बागबान आई थी जी, उसके कुछ टाइम बाद बहुत सारे मीम्स मतलब अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, मैंने कल ही देखा। पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को मजाकिया तौर पर ही ताना मार देते हैं कि ऐसे ही होता है, यही होता है। मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पे एक सोशल मैसेज है, नो डाउट, और काफ़ी लोगों को उस मूवी ने इमोशनल भी किया है। बिल्कुल, ये मूवी भी एक सोशल मैसेज पर ही है। बिल्कुल। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या ये उस तरह की ऊंचाइयाँ कर पाएगी जिस तरह से बागबान को मिला था रिस्पांस? क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इसको उससे ज़्यादा या उतना ही रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा? बागबान की जो कहानी है, जो इमोशन था, मैं आई वॉज अ किड व्हेन आई सॉ इट, और उस टाइम से लेके अब तक रेजोनेट करता है वो इमोशन। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स है हमारे देश की। और उसका हर एक पहलू, उसका रोमांस भी, हेमा जी और बच्चन जी का रोमांस भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग लगता है। ये फिल्म भी हम चाहते हैं, बागबान से डिफरेंट है। ये मोर कॉमेडी और ह्यूमर में लिपटी हुई है पिक्चर। और इसमें यंग और ओल्ड का भी एक अलग डायनामिक है। जॉनरा, क्योंकि फैमिली जॉनरा है, फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा है, सोशल मैसेज सिनेमा है, तो जॉनरा हम कह सकते हैं सिमिलर है, कहानी एकदम अलग है, कहानी टोटली डिफरेंट है। रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया न्यू है, आज का 2024 का है। बट उस ज़माने का थिएट्रिकल विंडो, आज का थिएट्रिकल विंडो बड़ा डिफरेंट है। बागबान उस समय हमने 3rd वीक में देखी थी, मुझे अच्छे से याद है, 3rd वीक में देखी थी। आज उस ज़माने में पिक्चरें मतलब अगर नॉर्मल पिक्चर भी होती थी तो 1 महीना सस्टेन कर सकती थी। आज के डेट में जो बिगेस्ट हिट्स भी हैं वो 2 महीने के ऊपर थिएटर में नहीं रहती। आपका थिएट्रिकल विंडो कम है, आपको वो सब डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिमिटेशंस को समझते हुए और स्क्रीनिंग और एग्जीबिशन के लिमिटेशन समझते हुए आज के दौर में उस हिसाब से हमने पिक्चर को थोड़ा फास्ट पेस रखा है। और पिक्चर में आपको कॉन्स्टेंटली आज की ऑडियंस के हिसाब से हमने सब चीज़ें वो रखी हैं। हमारी उम्मीद ये है कि ये पिक्चर जब रिलीज़ होगी, ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ से और ग्रो होगी, और डेफिनेटली जब ये पिक्चर इंटीरियर्स में ज़रूर पहुंचेगी। मगर इस फिल्म का रियल रस थिएटर में आएगा। जो इसका म्यूज़िक है, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है, और जो इसकी सीनरी है, हमने कोशिश की है मिनिमम से मिनिमम VFX हो पिक्चर में। एक सीनरी, एक नेचर, रियलिटी का आपको एक एहसास हो। वो बिग स्क्रीन पे जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं, कबीर लाल जी बहुत सीनियर और बहुत ग्रेट सिनेमेटोग्राफर हैं, पापा हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत भव्य तरीके से सब दिखाने की कोशिश की है। बिग स्क्रीन पे बिग इमोशन बहुत वर्क करता है। उत्कर्ष, अगर बात करें नाना पाटेकर जी की, जी, उनको छोड़कर जो आपके बाकी है, आपके जो बाकी लोग हैं, उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का, और कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपको छोड़ के इस मूवी में? मुझे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर लगे हैं इस फिल्म में, क्योंकि बनारस के बहुत रंग बिरंगे कैरेक्टर हमने डाले हैं इस फिल्म में। मेरे को स्टार्स राजपाल सर हैं, सिमरत हैं, अश्विनी मैम हैं, वो सत्येंद्र सोनी हैं जो लापता लेडीज़ में बहुत बढ़िया काम किया था उसने। इसमें भी उसका कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार है इस फिल्म में भी, एंड उसकी स्पॉन्टेनिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है उस लड़के की। उसका एक लहजा है जो MP का रहने वाला है, वो उसने बहुत अच्छा किया है इसमें, बनारसी एक्सेंट भी, और साथ ही साथ वो इतना हंसाएगा लोगों को। डबल ढोलकी टाइप कैरेक्टर है उसका तो वो वैसे कैरेक्टर देखने में बड़ा मज़ा आता है।
ही विल मेक यू लाफ। राजपाल सर, वो तो मैं आई कैन नॉट, जाने ही जाते वो हैं जाने जाते हैं इसके कॉमेडी लिए। के लिए। बहुत टाइम बाद उनका, मुझे लगता है भूल भुलैया 3 में तो खैर थे सर, भूल भुलैया 2 में भी बहुत अच्छा काम किया था। इसमें भी आपको एक न्यू कैरेक्टर उनका देखने मिलेगा जो मतलब है तो मेरा सीनियर, बट कई बार जूनियर की तरह एक्ट करता है। अच्छा। कि इतनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां करता है। तो है, मज़ेदार कैरेक्टर है सर का। और उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। उत्कर्ष, आप सनी देओल जी के साथ काम कर चुके हैं, आप नाना पाटेकर जी के साथ भी काम कर रहे हैं, कैसा रहा दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस काम करने का, और कोई एक सीख आप हमें बता सके तो इन दोनों से जो आपने ली हो? दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जिनके डायलॉग्स जो हैं वो वर्ल्ड फेमस है जी, और दोनों के स्टाइल बड़े डिफरेंट हैं। दोनों के एक्शन भी में भी बहुत पावर आती है, दोनों बहुत इंटेंस एक्टर्स हैं। तो कई सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर भी एक यूनिकनेस है दोनों में। एक मिसाल सनी सर ने मुझे दी थी कि जब हम फैमिली सीन्स कर रहे थे गदर 2 के, कि ये क्रिकेट पिच की तरह है, मैं 6 मारूंगा तो तुम्हें भी 6 मारना है। सेम चीज़ मैंने महसूस की नाना सर के साथ। उन्होंने भी ये कहा कि ये क्रिकेट मैच है, इसमें सब प्लेयर्स को सेंचुरी लगानी है, अकेला मैं मारूंगा तो नहीं चलेगा, हम सबको लगानी है। तो 2 ग्रेट एक्टर इसलिए ग्रेट बने क्योंकि दोनों टीम प्लेयर हैं जी। दोनों फिल्म के बारे में पहले सोचते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचते। हाँ, इंडिविजुअल के बारे में वर्क करते हैं, बट इंडिविजुअलिज्म नहीं करते। कि वो दोनों प्योरेस्ट हैं एट हार्ट, एंड दोनों एक्टिंग को ज़्यादा भाव देते हैं रादर देन स्टारडम। सो दैट, वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर भी अगर कोई फेवरेट अगर आप बता सके दोनों में से तो कोई? नहीं, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। डेफिनेटली सनी सर के साथ मैंने इतना उनको देखा है क्लोज से, और मैं एज अ फ़ैन उनके लिए बहुत रूट करता हूँ कि उनकी जो भी फिल्म आती है मैं ज़रूर देखता हूँ। और वो जेन्युइन व्यक्ति हैं, और गदर 2 में जो उनको सक्सेस मिली, शायद उनसे ज़्यादा मैं खुश था उनके लिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। चलिए, लास्ट सवाल है आज के लिए। मुझे आप ये बताइए कि आपकी आने वाली मूवीज़ कौन कौन सी हैं, और गदर 3 का बहुत नाम आ रहा है दोबारा से, कब तक उम्मीद की जा सकती है गदर 3 की? जब गदर 3 की स्क्रिप्ट ख़त्म होगी हम आपको बता देंगे। आई होप 22 साल नहीं लगने वाले। नहीं, 22 साल तो मैं भी नहीं लगवाना चाहता, वरना बहुत लंबा सफ़र होगा, और उस टाइम पे पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो टू लॉन्ग, वो मैं भी उतना नहीं चाहता लॉन्ग वेट हो, और होपफुली नहीं होगा। हमारे माइंड में ऑलरेडी एक आइडिया था, तभी हमने टू बी कंटिन्यूड लिखा था गदर 2 के एंड में। तो ऑडियंस को ज़्यादा वनवास नहीं देंगे हम जी। और गदर 3 जल्द लाएंगे। और अगर दूसरी मूवीज़ के बारे में बता सके, कब तक? तो मैं एक रोमांटिक कॉमेडी कर रहा हूँ जो फेब से शुरू होगी, और भी प्रोजेक्ट्स की कहानियाँ और वो सब मैंने ओके की हुई हैं, तो उनका फाइनल जो भी ग्रीन लाइट स्टेज वगैरह हो चुका है, अब आगे का प्री प्रोडक्शन और ये सब चल रहा है। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। तो ये थे हमारे साथ उत्कर्ष शर्मा, जिन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी वनवास के बारे में बताया और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। थैंक यू सो मच।